हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम रिवाइज करेंगे आरएनए पॉलिमरेज 1 को। पिछली कुछ क्लासेस में आपने आरएनए पॉलिमरेज 2 को देखा था, जो कि बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन कराता है जीन्स का और एमआरएनए का फॉर्मेशन करता है। आरएनए पॉलिमरेज 1 की स्टार्टिंग हमने बात करी थी कि आरएनए पॉलिमरेज 1 मेनली राइबोसोमल आरएनए के जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन करता है, और वो कैसे करता है आज की क्लास में हम लोग रिवाइज करेंगे। तो आरएनए पॉलिमरेज 1 बेसिकली राइबोसोमल आरएनए का फॉर्मेशन करता है या उनका ट्रांसक्रिप्शन कराता है, मेनली 28S, 5.8S और 18S राइबोसोमल आरएनए के जीन्स का। अब जनरली क्या होता है कि ये न्यूक्लियोलस में ऑपरेट होता है। आरएनए पॉलिमरेज 1 की बात करें या आरएनए पॉलिमरेज 3 की बात आरएनए पॉलिमरेज 2 की बात करें या 3 की बात करें, वो न्यूक्लियस में ऑपरेट होते हैं। वेयर इज आरएनए पॉलिमरेज 1 एक्सेप्शन है जो कि न्यूक्लियोलस में ऑपरेट करता है। ये आपके पास ये जो आपके पास आरएनए जीन्स हैं, ये प्रेजेंट है क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 21 और 22 पर, जो कि बेसिकली न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन करते हैं इंटरफेस स्टेज पर। अब ये जो पांचों क्रोमोसोम्स हैं, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो राइबोसोमल आरएनए जीन की 40 कॉपीज प्रेजेंट है हर एक क्रोमोसोम पर। तो इसमें भी 40 कॉपीज प्रेजेंट होंगी, इसमें भी 40 कॉपीज प्रेजेंट होंगी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो 5 क्रोमोसोम से पांचों पर 40 कॉपी प्रेजेंट होंगी। तो टोटल कितनी कॉपीज हो गई? 200 कॉपीज हो गई राइबोसोमल आरएनए के जीन्स की। और अगर मैं डिप्लॉइड के हिसाब से बात करूं तो 400 कॉपीज हो गई। अब आपने देखा था कि यूकैरियोट्स का प्रमोटर जनरली मोनोसिस्ट्रोनिक होता है, एक पर्टिकुलर प्रमोटर से एक ही जीन एक्सप्रेस करेगा। बट इन द केस ऑफ आरएनए पॉलिमरेज 1, या जब आरएनए जीन का ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो इसका जो प्रमोटर है वो पॉलीसिस्ट्रोनिक है। एक जीन से बहुत सारे या एक प्रमोटर से बहुत सारे जीन्स एक्सप्रेस हो जाते हैं, जैसे कि 28S भी एक्सप्रेस हो रहेगा, 18S भी होगा और 5.8S भी होगा। तो एक ही प्रमोटर से अगर बहुत सारे जीन ट्रांसक्राइब हो रहे हैं तो आप उस कंडीशन को बोलोगे पॉलीसिस्ट्रोनिक कंडीशन, जो कि आरएनए पॉलिमरेज 1 पर देखने को मिलती है। अब ये आपके पास कंप्लीट डीएनए का सीक्वेंस है, जहां से आपके पास आरएनए का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, या राइबोसोमल आरएनए के जीन्स ट्रांसक्राइब होंगे और राइबोसोम्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहां पर क्या होता है कि आपके पास अपस्ट्रीम कंट्रोल एलिमेंट है, और इस अपस्ट्रीम कंट्रोल एलिमेंट पर अपस्ट्रीम कंट्रोल एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन्स बाइंड करते हैं या यूबीपी बाइंड करते हैं। ये यूबीपी जैसी यूसी पर बाइंड करेंगे तो आपके पास SL1 नाम के प्रोटीन को रिक्रूट करते हैं, सिलेक्टिवली फैक्टर 1। ये सिलेक्टिवली फैक्टर 1 जो प्रोटीन है, ये 4 सबनेट का बना हुआ है, जिसमें से एक सबनेट जो है वो टाटा बाइंडिंग प्रोटीन है। इसी की एक सबनेट टाटा बाइंडिंग प्रोटीन है, जो कि आरएनए पॉलिमरेज को यहां पर रिक्रूट करती है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि SL1 के पास टाटा बाइंडिंग प्रोटीन है। जैसे कि आपने आरएनए पॉलिमरेज 2 पर भी देखा था कि जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D था, उसके पास टाटा बाइंडिंग डोमेन थी। वैसे ही यहां पर SL1 नाम का प्रोटीन है आरएनए पॉलिमरेज 1 पर, जिसके पास टाटा बाइंडिंग प्रोटीन प्रेजेंट है। तो आरएनए पॉलिमरेज टाटा बाइंडिंग प्रोटीन के बाद रिक्रूट हो गया और उसने ट्रांसक्रिप्शन कराया इन पर्टिकुलर जीन्स का। तो यहां से ट्रांसक्रिप्शन के बाद एक कंप्लीट एमआरएनए बना, जिसमें 28S का भी इंफॉर्मेशन है, 18S का भी है और 5.8S का भी है। और जो बीच के सीक्वेंसेस जो ट्रांसक्राइब हो चुके हैं सातमर, आप उनको बोलते हो इंटरनल ट्रांसक्राइब सीक्वेंसेस। और जो लास्ट के किनारे किनारे के होते हैं, आप उन्हें बोलते हो एक्सटर्नल ट्रांसक्राइब सीक्वेंसेस, 5' साइड के और 3' साइड के। अब जैसे जब आप आरएनए पॉलिमरेज 2 की बात करते थे, तो वहां पर स्नर्प्स नाम के प्रोटीन, SNRPS नाम के प्रोटीन्स या स्प्लाइसिंग फैक्टर्स काम करते थे, इंट्रॉन्स को रिमूव करते थे, एक्सॉन्स को जोड़ते थे। सिमिलरली यहां पर भी आरएनए पॉलिमरेज 1 जब ट्रांसक्रिप्शन कराता है, तो इंटरनल ट्रांसक्राइब रीजन को हमें रिमूव करना पड़ता है। तो इंटरनल ट्रांसक्राइब रीजन और एक्सटर्नल ट्रांसक्राइब रीजन को रिमूव करने के बाद आपके पास पर्टिकुलर स्पेसिफिक जीन्स जो आरएनए को कोड कर रहे हैं वो बचेंगे। तो यहां पर काम करते हैं स्नॉप्स। वहां पर था स्नप्स, यहां पर है स्नॉप्स। स्नॉप्स आर स्मॉल न्यूक्लियोलर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स। आरएनए पॉलिमरेज 2 जब स्प्लाइसिंग करवा रहा था तो वहां पर थे स्नप्स, स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स, बट यहां पर है स्मॉल न्यूक्लियोलर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स। तो 28S बन गया, 5.8S बन गया और 18S बन गया। तो आपको पता है कि 28S और 5.8S कहां से बने हैं? आरएनए से बने या आरएनए पॉलिमरेज 1 से बने। और इसके साथ अगर 5S आरएनए भी जुड़ जाए, जो कि आरएनए पॉलिमरेज 3 बनाता है, तो दे विल फॉर्म लार्ज सबयूनिट ऑफ यूकैरियोटिक राइबोसोम। और जो आपके पास यहां से 18S बना है, वो 18S आपके पास स्मॉल सबयूनिट ऑफ यूकैरियोटिक राइबोसोम बनाता है 40S।
तो ये 60s और 40s कंबाइन हो जाएंगे एंड 80s बनेगा, जिसको आप कंप्लीट राइबोसोम बोलते हो इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स। एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जो यहाँ पर इंटरनल ट्रांसक्राइब सीक्वेंसेस हैं ये बेसिकली कंजर्व्ड है एवोल्यूशन से, तो इसीलिए आप इन्हें फाइलोजेनेटिक स्टडीज के लिए भी यूज कर सकते हो। तो आपने अगर ये मिस हो गया तो आपके पास स्नॉप्स इन्वॉल्व है, स्नॉप्स ने बेसिकली जैसे काम किया, तो आपके पास इंटरनल ट्रांसक्राइब सीक्वेंसेस रिमूव हो गए, आपके पास 28s 5.8s 18s बना, 18s स्मॉल सबमिट बनाएगा और 5.8s 28s दोनों मिलकर इसके साथ 5s जो कि आरएनए पॉलीमरेज 3 से आता था, तीनों मिलकर 60s या लार्ज सबमिट ऑफ यूकैरियोटिक राइबोसोम बनाएंगे। अब अगर मैं आरएनए पॉलीमरेज 3 की स्पेसिफिक बात करूं तो आरएनए पॉलीमरेज 3 न्यूक्लियस में काम करता है और जनरली टीआरएनए जीन का ट्रांसक्रिप्शन कराता है। टीआरएनए के अलावा 5s आरआरएनए और U6 SNRNA का भी ट्रांसक्रिप्शन आरएनए पॉलीमरेज 3 ही कराता है और ये मॉडरेटली सेंसिटिव है टू अल्फा एमिनिटिन ड्रग। 31 डिफरेंट टाइप के टीआरएनए प्रेजेंट होते हैं, ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो आपके पास ये जीनोम है, यहां पर आपके पास ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है, यहां पर बॉक्स ए और बॉक्स बी नाम के प्रोटीन है। ये बॉक्स ए और बॉक्स बी ये प्रमोटर सीक्वेंसेस हैं। जनरली जितने भी आपके पास प्रमोटर होते हैं वो स्टार्ट सीक्वेंस से अपस्ट्रीम प्रेजेंट होते हैं, बट आरएनए पॉलीमरेज 3 एक्सेप्शन है, इसके प्रमोटर सीक्वेंसेस जो हैं वो डाउनस्ट्रीम प्रेजेंट है स्टार्ट सीक्वेंस साइड से। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 3C इन बॉक्स ए और बॉक्स बी प्रमोटर सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज करता है और रिक्रूट करता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 3B को। इस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 3B के पास टाटा बाइंडिंग प्रोटीन प्रेजेंट है, ध्यान रखना इस बात को, जो कि आगे चलकर आरएनए पॉलीमरेज को रिक्रूट करता है और टीआरएनए का, 5s आरआरएनए का और U6 SRNA का फॉर्मेशन कराता है। तो अब मान लीजिए आपके पास टीआरएनए स्पेसिफिक बात की जाए तो आपके पास ये प्री टीआरएनए बन गया। ये प्री टीआरएनए 200 से 300 न्यूक्लियोटाइड का होता है स्टार्टिंग में। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। जब इस टीआरएनए की प्रोसेसिंग की जाती है, राइबोन्यूक्लियस P नाम का प्रोटीन काम करता है, तो वो क्या करता है 5 प्राइम पोर्शन का थोड़ा सा हिस्सा यहां से रिमूव कर देता है और यहां पर 3 प्राइम साइट पर कुछ डिस्क्रिमिनेटर न्यूक्लियोटाइड्स को लगा दिया जाता है टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर पे। तो यहां पर कुछ सीक्वेंसेस ACC 3 प्राइम साइट पर लगा दिए जाते हैं और आपके पास ये जो स्ट्रक्चर बन जाता है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहलाता है, क्योंकि यहां पर कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। अब जहां जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी उनको आप बोलोगे स्टेम स्ट्रक्चर्स, और जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं देखने को मिलेगी उनको आप बोलोगे लूप। तो आपके पास यहां पर 1 2 3 4 स्टेम्स हैं और 4 लूप्स हैं, 1 2 3 4 लूप। तो इन लूप का नाम दिया गया है DHU लूप, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, एंटीकोडॉन लूप, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, वेरिएबल लूप नहीं होती, और आपके पास T-C लूप जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। तो यहां पर अगर मैं बात करूं आपके पास एंटीकोडॉन लूप की, ये वही आपके पास लूप है जो कि आपके पास ट्रांसलेशन के दौरान आपके पास हेल्प करेगी। ये आपके पास DHU लूप है, यहां पर T-C लूप है, इसके बारे में भी बात करूंगा। यह आपके पास एक्सेप्टर आर्म कहलाती है और यहां पर आपके पास 4 टाइप की स्टेम्स भी प्रेजेंट है। यह आपके पास एंटीकोडॉन लूप के ऊपर आइडेंटिटी एलिमेंट प्रेजेंट है और इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर। और ये क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर 75 से लेकर 92 न्यूक्लियोटाइड की तरफ रेंज करता है। ऐसा रेंज इसलिए करता है क्योंकि वेरिएबल लूप रेंज कर सकता है, वेरिएबल लूप 3 से 21 न्यूक्लियोटाइड रेंज करा है, इसीलिए आपके पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर का स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड नंबर नहीं है, ये भी रेंज में प्रेजेंट है। 75 से 92 न्यूक्लियोटाइड का क्लोवर लीफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो सकता है टीआरएनए का। तो ये अगर डाईहाइड्रो यूरेसिल लूप या DHU लूप बन गया, T-C लूप बन गया, तो ये बेसिकली रिजल्ट है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के, जो कि टीआरएनए के ऊपर देखने को मिलते हैं। जैसे कि वहां पर यूरेसिल को डाईहाइड्रो यूरेसिल से रिप्लेस कर दिया जाता है, कहीं पर यूरेसिल को सूडो यूरेसिल से रिप्लेस किया जा सकता है, यूरेसिल को 5 मिथाइल यूरेसिल से या थाइमीन से रिप्लेस कर दिया जाता है, एडेनिन को हाइपोजेंथिन से रिप्लेस किया जा सकता है या N7 मिथाइल एडेनिन से रिप्लेस किया जा सकता है। वैसे ही ग्वानिन को O6 मिथाइल ग्वानिन से और साइटोसिन को 5 मिथाइल साइटोसिन से रिप्लेस किया जा सकता है। तो यूरेसिल में मेनली 3 मॉडिफिकेशन होते हैं, एक है डाईहाइड्रो यूरेसिल, सूडो यूरेसिल और थाइमीन का फॉर्मेशन। क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर अगेन इट इज नॉट अ फंक्शनल स्ट्रक्चर, इट इज जस्ट अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर टर्शरी स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से आपके पास ट्रांसलेशन कराया जाता है। तो जो आपके पास एंटीकोडॉन लूप था टीआरएनए के ऊपर, वो बेसिकली एमआरएनए के ऊपर कोडॉन को रिकॉग्नाइज करता है,
कोडॉन और एंटी कोडॉन का इंटरेक्शन होता है और बेसिकली इस इंटरेक्शन के बाद ही पर्टिकुलर टीआरएनए एक अमीनो एसिड को लेके आता है और प्रोटीन का पार्ट बनाता है, या प्रोटीन सिंथेसिस होती है या ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है। तो आपने देखा प्री एमआरएनए था प्राइमरी स्ट्रक्चर की फॉर्म पर, उससे बना आपके पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर जिसे आप क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर भी बोलते हो, जिसमें 4 स्टेम्स थी और 4 लूप्स थे, और आपके पास एक एक्सेप्टर आर्म भी थी जहां पर ACC नाम का सीक्वेंस प्रेजेंट था। तो जब ये आपके पास इसकी और ज्यादा फोल्डिंग हो जाती है तो बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन के थ्रू तो आपके पास ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जिसको आप एल शेप्ड स्ट्रक्चर या टर्सरी स्ट्रक्चर बोलते हो। और यही टर्सरी स्ट्रक्चर बेसिकली फंक्शनल टीआरएनए है, जो कि बेसिकली स्टेबलाइज किया जा सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, शुगर फॉस्फेट बैकबोन के बीच में इंटरेक्शन के थ्रू और एक्सटेंडेड बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन के थ्रू। और यही फंक्शनल स्ट्रक्चर एल शेप स्ट्रक्चर ट्रांसलेशन करवाने में हेल्प करता है बाय reacting with the codons on the mRNA and by carrying the amino acid on the protein। तो अब जाकर हमारा ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है। इसके आगे की क्लास में हम और भी टॉपिक्स को लेके आएंगे, तब तक आप इन पर्टिकुलर पार्ट्स को अच्छे से रिवाइज कीजिए। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।